नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिविल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज है दिनांक 23 नवंबर 2022। देखेंगे आज के कुछ मुख्य समाचार। तमिलनाडु गेट्स इट्स फर्स्ट बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ट्यूसडे को एक नोटिफिकेशन के थ्रू ये डिक्लेयर किया कि अरितापट्टी और मीनाक्षीपुरम, ये मदुरई के जो दो गांव हैं, उनको स्टेट का पहला बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। अरितापट्टी अपने इकोलॉजिकल और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस के लिए जाना जाता है। ये जगह लगभग 250 पक्षियों के प्रजाति का घर है और यहाँ पर जो अगर आप देखो तो 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट बर्ड्स हैं जो कि पाए जाते हैं, जो कि आपका लगर फैल्कॉन हो गया या फिर जो शाहीन फैल्कॉन है, और जो आपका बोनेलीज ईगल है। फैल्कॉन को आपको फाकन भी करते हैं बहुत लोग, लेकिन इट्स ओके। इवन वाइल्ड लाइफ के भी कई स्पेसीज यहाँ पर पाए जाते हैं जिनका ये घर है। इतना तो न्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था। अब थोड़ा बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट क्या होता है वो भी देख लेते हैं। ऐसा प्लेस जहां पर फ्लोरा और फौना काफ़ी डाइवर्स हो, प्लस वैरायटी ऑफ स्पेसीज पाए जाते हैं, मतलब बायोडायवर्सिटी में रिच हो। किसी भी प्लेस को बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित करने से होगा क्या? देखिए, पहली बात तो उसको प्रोटेक्शन मिलेगा। अगर कोई रिकॉग्निशन होता है तो उसके बाद उस पर प्रोटेक्शन पे ध्यान दिया जाएगा, प्लस फंड्स मिलेंगे डेवलपमेंट के लिए। इन्वायरमेंट में मौजूद डाइवर्सिटी को समझते हुए उसके प्रोटेक्शन को लेके एक एक्ट लाया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, बायोडाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002। अब इसके जो सेक्शन 37 है उसके तहत स्टेट गवर्नमेंट लोकल बॉडीज से कंसल्टेशन करके किसी एरिया को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित कर सकती है। इसी एक्ट से 2 ऑटोनोमस बॉडी बनाया गया था, नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी और स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड्स। जो नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी है वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के अंदर काम किया करती है, जिसका हेडक्वार्टर आपका चेन्नई में है। और जो आपका स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड्स हैं वो डिफरेंट स्टेट्स में स्टैब्लिश किए गए थे और उसके बहुत सारे लोकल बॉडीज भी हैं। हेडक्वार्टर चेन्नई में होने से एक फ़ायदा ये भी हुआ कि अभी जो आप तमिलनाडु ने इसको डिक्लेयर किया तो ये आसानी हो गई उन लोगों के लिए। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। मेनली जो नोडल मिनिस्ट्री है वो कभी कभी पूछ लेता है, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। जो नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी है वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के अंदर में आता है। नेक्स्ट है आपका SC कॉल्स आउट सेंटर ओवर शॉर्ट टेन्योर्स ऑफ CECs। 2004 से लेके अभी तक चीफ इलेक्शन कमीशन के टेन्योर को लेके सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से उनका रिस्पांस मांगा है। रिस्पांस क्या मांगा है? जवाब तलब किया है। 2004 से अभी तक देखें तो जितने भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुए हैं सभी का टेन्योर काफ़ी कम रहा है, कितनों का तो 100 दिनों से भी कम रहा है। जस्टिस KM जोसेफ का कहना है कि गवर्नमेंट ऐसे ही ऑफिसर्स को चुन रही है जिनकी उम्र या ये कह लीजिए कि डेट ऑफ बर्थ ऐसे हों जो कि 6 साल का टेन्योर पूरा ही न कर सकें। डेटा देखें तो पिछले UPA गवर्नमेंट के टेन्योर में 8 साल के टेन्योर में 6 चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुए। वहीं जब नई सरकार आई 2014 में, उस समय 2015 से लेकर 2022 तक के 7 साल के टेन्योर में 8 चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो चुके हैं। अभी रिसेंटली ही हमारी राष्ट्रपति महोदया के द्वारा पंजाब कैडर के IAS ऑफिसर अरुण गोयल जी को इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया है। देखिए, आर्टिकल 324 के तहत प्रेसिडेंट के पास इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करने का पावर होता है। क्लॉज 2 के तहत इसका टेन्योर 6 साल का होता है, प्लस 65 साल तक का सर्व करने का कैपेबिलिटी होता है। इनमें से जो पहले खत्म हो जाए, आइदर उनकी उम्र 65 वर्ष हो जाए या उनका 6 साल का टेन्योर पूरा हो जाए। देखिए, जनरली कैबिनेट सेक्रेटरी के रैंक के अधिकारी को ही यहां पर अपॉइंट किया जाता है, बट ये कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, एक परंपरा के अंतर्गत चलते आ रहा है। तो इतनी बातें आप ध्यान में रखेंगे। आर्टिकल ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 324। क्लॉज क्या होगा? क्लॉज 2 है आपका। नेक्स्ट है आपका स्किल ट्रेनिंग ऑफ मनरेगा वर्कर्स लैग्स, सेंटर ब्लेम्स इट ऑन स्टेट्स। देखिए, जो महात्मा गांधी नरेगा है उसके बारे में आप सभी जान ही रहे होंगे कि अनस्किल्ड लेबर्स को 100 दिनों का काम दिया जाता है। अब क्योंकि ये 100 दिन से उनका पूरा साल का भरण पोषण तो होगा नहीं, इसलिए भारत सरकार
एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम लेकर आई थी, उन्नति प्रोजेक्ट, जिसके अंतर्गत जो वर्कर्स 100 दिनों का काम मनरेगा में कर चुके हैं उनको स्किल से ट्रेन किया जाएगा ताकि वो बाकी के पूरे साल अपना गुजर बसर खुद कर सकें। यानी अगर आप सोचें तो पार्ट टाइम से फुल टाइम तक का सफर तय करने के लिए इस जो उन्नति प्रोजेक्ट है उसके अंतर्गत 2 लाख लोगों को ट्रेन करना था 2020 से लेकर 2022 की तक, बट अनफॉर्चुनेटली केवल 25,000 लोगों को ही ट्रेन किया गया है। तो इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को ब्लेम कर रही है। देखिए, जो महात्मा गांधी नरेगा है उसका अगर पूरा नाम देखें तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसके तहत सरकार 2005 में इसे लाई थी। और इसमें देखिए जो वर्कर्स का माइग्रेशन काफ़ी हो रहा था, क्योंकि होता क्या है कि इंडिया के जो कुछ स्टेट्स हैं वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ नहीं हैं, तो वहाँ के जो लेबर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, उनको बाकी जो एग्रीकल्चर फील्ड है उसमें कम मेहनताना मिलता है, तो वो वहाँ से माइग्रेट करके ऐसे जगह पर जाते हैं जहाँ पर उनका हाईली पेड है। जैसे आप अगर देखो तो आइदर वो यूपी हो गया, बिहार हो गया, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, इन सभी एरियाज़ में अभी भी आप देखो तो वर्कर्स का प्रतिदिन का भत्ता कितना है, 300-400 रुपये। तो वो लोग माइग्रेट करके आते हैं केरला, बेंगलुरु, तमिलनाडु, जहाँ पर उनको रोज़ अगर प्रतिदिन का मैं आय देखूँ तो 900 के आसपास है। तो जाहिर सी बात है 400-500 उनकी अगर प्रतिदिन की आय बढ़ जाती है तो वो कुछ ना कुछ ज़्यादा बचत कर पाएंगे। इस कारण से वर्कर्स माइग्रेट करते हैं। तो जो प्रोजेक्ट उन्नति के तहत वो इसीलिए लाया गया था ताकि वर्कर्स माइग्रेट नहीं करें, वहीं पर अपने स्किल्स को बढ़ाकर रोजगार को तलाश कर सकें। इस प्रोजेक्ट उन्नति के तहत जो भी व्यक्ति 18 से 45 वर्ष की उम्र का है, अगर उसने 100 दिनों तक मनरेगा के अंतर्गत काम कर रखा है तो उसके बाद उनको स्किल्स ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल होते हैं, वो उनको स्किल ट्रेनिंग्स दिया जाएगा ताकि वो स्वयं अपना रोजगार खोज सकें। आशा है प्रोजेक्ट उन्नति के बारे में आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। मिलेंगे कल फिर कुछ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।